बंगाल में चुनाव आते ही जनता के मुद्दों की बात हो ना हो, लंबे समय से वहां हो रही राजनीतिक हिंसा पर बात हो ना हो, लेकिन एक स्कैम का नाम हर बार सामने आ जाता है, शारदा चिट फंड स्कैम। इस स्कैम ने न केवल बंगाल बल्कि असम, उड़ीसा और झारखंड को मिलाकर 17 लाख से अधिक लोगों को चूना लगाया, जिसकी कुल राशि 1200 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो चलिए आज शारदा चिट फंड स्कैम को समझते हैं। इसी बहाने कुछ और भी चीजें समझते हैं, जैसे चिट फंड क्या होता है, ये पॉन्जी स्कीम क्या होती है, सब कुछ समझेंगे आज की इस वीडियो में एकदम सरल भाषा में। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। মিস্টার সেন দ্বিতীয় চিঠির বয়ানে কার নাম ছিল? বলুন কোন আইনে যেখানে অন ভর্তি ভোট নেই। साल 2008 बंगाल की एक आम कंपनी शारदा ग्रुप ने अपनी कंपनी का विस्तार करने का सोचा, जिसके लिए शारदा ग्रुप को पैसों की जरूरत थी। अब जब भी किसी कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो उसके पास दो तरीके होते हैं, या तो वह कंपनी के शेयर बेचकर कंपनी का मालिकाना हक लोगों में बांट दे, यानी कि जितने शेयर उतने मालिक, और जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर वही होगा कंपनी का असली मालिक। या फिर दूसरा तरीका है कि कंपनी किसी बैंक या लोगों से पैसे उधार ले और उसे तय सीमा और ब्याज दर के साथ वापस भी कर दे। बॉन्ड या डिबेंचर कहते हैं। इस तरीके में कंपनी का मालिकाना हक मालिक के पास ही रहता है और उसे अपना व्यापार बढ़ाने का पैसा भी मिल जाता है। लेकिन बैंक से पैसे उधार लेना छोटी कंपनियों को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बैंक लोन पर ज्यादा ब्याज मांगते हैं। इसीलिए छोटी कंपनियां पैसे लेने के लिए लोगों का रुख करती हैं, लोगों से पैसे उधार लेती हैं। लेकिन लोग यूं ही किसी कंपनी को अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा क्यों दे दे? इसके लिए उन्हें कंपनी से भरोसा चाहिए होता है कि हाँ, फला कंपनी उनके लगाए पैसे को एक तय सीमा के बाद वापस कर देगी, क्योंकि ऐसा छोटी कंपनियां ही करती हैं जिनके डूबने का खतरा भी रहता है। साथ ही ये कंपनियां स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड नहीं होती हैं, इसीलिए डिबेंचर्स को थोड़ा रिस्की भी माना जाता है। इस तरह की स्कीम को पॉन्जी स्कीम भी कहते हैं। एमएलएम कंपनी भी कुछ ऐसे ही पॉन्जी स्कीम चलाकर लोगों के पैसे से अपनी कंपनी की ग्रोथ करती है। भारत में हर साल कई लोग इस तरह की स्कीम का शिकार बनते हैं, खासकर के वो लोग जो गरीब हो या फिर पैसे के मामले में कम समझ रखते हो। उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर कम समय में ज्यादा पैसे देने का वादा कर इन लोगों को निशाना बनाया जाता है। एमएलएम कंपनी के बारे में चर्चा किसी और दिन। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। शारदा समूह ने भी पॉन्जी स्कीम चलाकर आम लोगों से पैसे उठाने के लिए बड़े रिटर्न्स देने का वादा किया। रिटर्न्स वो भी ऐसे कि खुद एलन मस्क भी अपना पैसा शारदा समूह में लगा दे। 25 दिन में पैसा डबल कर देने वाली इस स्कीम पर गरीब लोगों ने भी भरोसा कर लिया, क्योंकि उनके हिसाब से कम समय में जरूरतों को करने के लिए उनके पास बस यही तरीका था, जैसे कि बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, खर्च, किसी का इलाज, कार खरीदना, ऐसे सभी सपने पूरे करने का दावा इस स्कीम ने किया। अब स्कीम तो अच्छी बन गई, लेकिन लोगों तक इसे कैसे पहुंचाएं? इसीलिए शारदा समूह ने सबसे पहले स्कीमों को आम लोगों तक पहुंचाने वाले एजेंट्स को टारगेट बनाया, क्योंकि ये एजेंट ही होते हैं जो इन कंपनियों के लिए आम लोगों को कंपनी के लिए ढूंढकर लाते हैं और कंपनी में पैसा लगाने के लिए भी राजी करते हैं। शारदा समूह ने इन्हीं एजेंट्स को 20 से 25% तक की कमीशन देने का वादा किया, यानी कि अगर कंपनी को किसी कस्टमर से 1 लाख मिले तो 25,000 उस कस्टमर्स को लाने वाले एजेंट को मिलेंगे। इस कारण से सभी एजेंट्स ने दिन रात कंपनी के लिए नए नए लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। इसी कारण कम समय में आबादी के एक बड़े हिस्से में इस स्कीम की पहुंच बन गई। इसके बाद शारदा समूह ने इस स्कीम का नाम एक देवी के नाम पर रखा, जिन पर बंगाल के लोगों की गहरी आस्था थी। यही नहीं, बंगाल से आने वाले दिग्गज कलाकार मिथुन चक्रवर्ती से इस स्कीम का प्रचार कराया। दुर्गा पूजा का आयोजन फुटबॉल
जिस खेल की बंगाल में खासी लोकप्रियता है उस पर पैसे लगाए इन सारे कामों से शारदा समूह का नाम जन जन तक पहुंच गया। लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ, उन्होंने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो न केवल भरोसेमंद है बल्कि उसका रसूख भी चारों ओर है। और इन सभी के पीछे किसका हाथ था, इस कहानी के विलन और शारदा ग्रुप के संस्थापक सुदीप्तो सेन का। इस स्कीम को 2 साल भी बीत गए लेकिन किसी को इस हेरफेर की भनक नहीं हुई, क्योंकि कंपनी में नए लोग जुड़ते जा रहे थे और वह कंपनी में पैसा लगाते जा रहे थे। इसे कंपनी में लगातार इन्वेस्टमेंट आ रही थी। कंपनी ने भी 2 साल तक सभी को समय पर उनके पैसे दिए। यहाँ तक बात ठीक भी थी, लेकिन लगातार आ रही इस इन्वेस्टमेंट का उपयोग शारदा ग्रुप ने खुद की ग्रोथ में नहीं किया, बल्कि एक पैसे का इस्तेमाल पुराने कस्टमर्स की किश्तों की भरपाई में किया और बचा पैसा खुद दबा लिया। लेकिन जल्द ही इस लूट की भनक भारत में कंपनियों के लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था सेबी को लगी। नियम के अनुसार किसी कंपनी के 50 से अधिक लोगों से इन्वेस्टमेंट लेने पर उससे ये जानकारी सेबी को देनी होती है, लेकिन शारदा समूह ने ऐसी कोई जानकारी सेबी को नहीं दी। इसके बजाय शारदा समूह ने सेबी से बचने के लिए कई शेल कंपनियां खोल ली। शेल यानी कि कवच, जो कि बाहर से देखने पर कंपनी ही लगती है, उसे कंपनी के तौर पर दिखाया भी जाता है, लेकिन इनका असली बिजनेस कुछ और ही होता है। शारदा समूह ने इस तरह की तमाम कंपनियां खोलकर अपनी सारी गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट को छुपाने का काम किया। इस तरह शारदा समूह ने लगभग 239 नई कंपनियां खोली। ये सारी कंपनियां केवल दिखावे की कंपनियां थी। इनमें सबसे चर्चित मामला एक 2 व्हीलर कंपनी का था, जिसमें 150 लोग काम तो करते थे, लेकिन उन्होंने एक भी नया मोटर व्हीकल नहीं बनाया। यही नहीं, शारदा ग्रुप ने सेबी को जानकारी दी कि उसकी स्कीम चिट फंड है और चिट फंड स्कीम्स राज्य सरकार का विषय है, जो कि सेबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। अब लगे हाथ ये चिट फंड स्कीम क्या होती है, ये भी समझ लेते हैं। चिट फंड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को आसानी से लोन मिल जाता है, क्योंकि बैंक में लोन लेने के लिए कई शर्तों को पूरा करना होता है। चिट फंड में पहचान के लोग या फिर लोगों का समूह एक साथ आकर एक तय सीमा के लिए एक राशि को जमा करता है। हर महीने लोग इस पैसे को जमा करते हैं, फिर इस पैसे की नीलामी की जाती है। नीलामी में जो भी व्यक्ति सबसे कम बोली लगाता है उसे ये पैसा मिल जाता है। बचा पैसा सभी में बांट दिया जाता है। हर महीने इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है, जिसमें हर व्यक्ति का नंबर आता है और कुछ हिस्सा इस पूरे चिट फंड को मैनेज करने वाले को भी मिलता है। चिट फंड गैर कानूनी नहीं है, लेकिन चिट फंड को किसी भी गवर्नमेंट बॉडी की ओर से मैनेज नहीं किया जाता है। इसी कारण अक्सर इसमें स्कैम हो जाते हैं। कई चिट फंड को राज्य सरकारें भी मैनेज करती हैं। इन चिट फंड को सेफ मान सकते हैं। कुछ रजिस्टर और फेमस चिट फंड भी हैं, जैसे कि श्रीराम चिट फंड। वापस चलते हैं अपने टॉपिक में। अब तक शारदा समूह जैसे तैसे फर्जीवाड़े से किसी प्रकार अपनी यह स्कीम चला रहा था, लेकिन इसका भांडा फूटा जब शारदा समूह अपने पहले से मौजूद कस्टमर को उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहा था। करे भी तो कैसे? कंपनी ने वादे भी इस तरीके के किए थे जिन्हें एलन मस्क भी चुकाने से पहले सोचे, यानी 25 साल में 35 गुना रिटर्न वाली स्कीम। लोगों की पेमेंट में देरी होने से गुस्साए लोगों ने अपनी आवाज उठाना शुरू किया। लोगों ने शारदा ग्रुप के ऑफिस को घेरना शुरू कर दिया। लोगों को समझ आया कि कंपनी का मालिक सुदीप्तो सेन बंगाल सरकार का करीबी है। इससे लोगों ने शारदा ग्रुप के साथ वहां की सरकार यानी कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को घेरना भी शुरू कर दिया। बढ़ते विरोध को देखते हुए ममता बनर्जी सरकार ने 500 करोड़ की फंड की घोषणा की, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स की रकम पहले चुकाने का वादा किया गया। लेकिन इस हजारों करोड़ों के स्कैम की बात पूरे देश में फैलने लगी। केंद्र की मनमोहन सरकार ने भी बंगाल में चल रही इन फर्जी कंपनियों को निशाने पर लिया। लोगों का प्रदर्शन टीएमसी के ऑफिसों के बाहर बढ़ने लगा। इस बीच शारदा समूह के मालिक सुदीप्तो सेन फरार हो गए। बाद में उनकी गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से हुई। इधर बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई। उसने भी इस स्कैम में जांच के आदेश दिए। मई 2014 में इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेते ही एसआईटी की जांच में कई गड़बड़ियां
पाई, यानी गरीबी में आटा गीला। एक तो सरकार की नाक के नीचे एक स्कैम हुआ, वही स्कैम की जांच करने वाली टीम पर भी सवालिया निशान लगने लगे। सीबीआई ने अपनी जांच में ममता के करीबी अधिकारी राजीव कुमार पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। इसके अलावा टीएमसी के कई नेताओं का नाम भी इसमें सामने आया। कुणाल घोष, संजय बोस, मदन मित्रा, इसके अलावा बीजेपी से आने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मुकुल राय का भी नाम सामने आया। साल 2018 में सीबीआई एकाएक कई लोगों के इस्तीफे हुए। सीबीआई के अधिकारियों में आंतरिक मतभेद खुलकर सामने आए। समय समय पर सीबीआई को सरकार का पपेट भी कहा जाता रहा। इन सारी घटनाओं के बाद आंध्र प्रदेश और बंगाल की सरकार ने सीबीआई का विरोध किया, उन्हें अपने राज्य में कार्यवाही करने से भी रोका। इस मामले को लेकर साल 2019 में सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ की कोशिश की। ये वही अफसर है जिन पर जांच में गड़बड़ के आरोप भी थे और ममता बनर्जी के करीबी भी। सीबीआई की इस कार्यवाही के खिलाफ खुद सीएम ममता बनर्जी धरने पर जा बैठी और एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट हुआ। बंगाल की पुलिस ने सीबीआई के अफसरों को डिटेन किया, जो कि अपने आप में देश के लिए अच्छा नहीं। जब एक ही देश की दो एजेंसियां आमने सामने आ जाए, वो भी केंद्र और राज्य सरकार की आपस की राजनीति के चलते। खैर, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन स्कैम सामने आने के इतने साल बाद लोगों के पैसे अभी भी उन्हें नहीं मिले हैं। ये पहला मामला नहीं है कि जब हमारे देश में इस तरह की घटना घटी हो। सहारा, पीएनबी बैंक जैसे कई मामले हैं जिन्होंने भारत की आम जनता के पैसों को लूटा है। शारदा घोटाले में फंसा हजारों करोड़ों सीबीआई राज्य और कुछ केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास फंसा है, क्योंकि अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। लेकिन ये पैसा उन लोगों के पास नहीं पहुंचा जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को इस कंपनी में लगाया। इन बर्बाद हो गए लोगों की जरूरतें रुकी हुई या पूरा होने का इंतजार कर रही हैं, नहीं पता। बेटी की शादी, पढ़ाई, कैंसर के इलाज के लिए जमा किए गए लोगों के पैसे का क्या हुआ? देश में इस पर जांच के लिए भी एक एजेंसी होनी चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए कि आप धन किसी शॉर्टकट से नहीं कमा सकते हैं। जितना समय आप इन स्कीमों में लोगों से जुड़ने में लगाते हैं, उतने में आप अपने कौशल को अच्छा कर उससे सही तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये रिपोर्ट लिखी है हमारे साथी सौरभ शर्मा ने। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी डेली अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।